Hello everyone. Today we will continue with chapter number 4, Social Justice. This is the second video lecture of this chapter. In the previous part we have discussed about the three principles of justice, and in today's lecture we are going to start from just distribution. So to achieve social justice in society, government might have to do more than just ensure that laws and policies treat individual in a fair manner. फाइन। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि सोसाइटी के अंदर एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन देने के लिए, जस्टिस क्रिएट करने के लिए, जस्ट का मतलब होता है फेयर, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरीथिंग, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फाइन। तो एक किसी भी सोसाइटी के अंदर एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लाने के लिए, जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए अब गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो सारे लॉज एंड पॉलिसीज़ को जो इंडिविजुअल के अंदर जो बांटेगा ना, वो एक फेयर मैनर में होना चाहिए। सोशल जस्टिस ऑल्सो कंसर्न द जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये कंसर्न करता है सोशल जस्टिस किससे? गुड्स एंड सर्विसेज से, वेदर इट इज़ बिटवीन द नेशन और बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स एंड द इंडिविजुअल विद इन ए सोसाइटी। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन किसी के बीच में भी हो सकता है, दो कंट्रीज़ के बीच में भी हो सकता है, विद इन द कंट्रीज़ भी हो सकता है, और इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में भी हो सकता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी तरीके का हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे ऑयल के लिए मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जो हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, तो यहाँ पे जो है पेट्रोलियम का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में वर्ल्ड की में यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है पेट्रोलियम को। तो अगर पेट्रोलियम का डिस्ट्रीब्यूशन, जो रिसोर्स है पेट्रोलियम, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर बाकी कंट्रीज़ में नहीं होगा बंटवारा, तो वो अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगर विद इन द कंट्री की हम बात करें तो हरियाणा पंजाब के अंदर व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा है, जो कि हमारे देश के बाकी पार्ट में एक्सपोर्ट किया जाता है। और अगर माइनिंग की बात करें तो वो सदर्न रीजन में ज़्यादा है, मेटल्स वगैरह जो होती हैं, जो दूसरे अदर रिसोर्सेज हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। फाइन। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जैसे मनी, मनी भी क्या है? एक रिसोर्स है। फाइन। तो ये क्या होना चाहिए? बिटवीन द नेशन और बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप एंड द इंडिविजुअल विद इन ए सोसाइटी। ओके, इफ़ देयर आर द सीरियस इकोनॉमिक एंड द सोशल इनइक्वालिटीज़ इन ए सोसाइटी। हमारे समाज के अंदर अगर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है इकोनॉमिक तौर से, या फिर सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, देन इट माइट बिकम नेसेसरी टू ट्राई एंड द रीडिस्ट्रीब्यूट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ पे सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि इस तरह की अगर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो जाती है, तो उन रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट करे सोसाइटी के अंदर। फाइन। एंड इन दिस वे देयर फॉर विद इन ए कंट्री सोशल जस्टिस वुड रिक्वायर नॉट ओनली, अब सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि नॉट ओनली दैट पीपल आर ट्रीटेड इक्वली इन टर्म्स ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज़। सिर्फ इतना ही नहीं है सोशल जस्टिस का मतलब कि ठीक है उनको इक्वलिटी दे दी, इक्वल लॉज उनको दे दिए, इक्वल पॉलिसीज़ उनके लिए बना दी, सो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। मीन्स दैट अगर इक्वलिटी चाहिए, जस्टिस चाहिए, बट ऑल्सो दैट दे इन्जॉय सम बेसिक इक्वलिटी ऑफ लाइफ कंडीशन एंड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, उनको प्रॉपर सारी की सारी वो अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले, पूरी तरीके से उनके साथ जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट हो, सो दैट वी कैन से द जस्ट सोसाइटी। प्रॉपर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी टू प्रमोट सोशल इक्वलिटी। अब जो ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को जो अबॉलिश किया गया था ना, ये किस लिए किया गया था? इक्वलिटी लाने के लिए, जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए। क्योंकि पुराने टाइम में अगर आप देखेंगे तो अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। जो लोअर क्लास पीपल हैं, दोज हु आर बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट और द बैकवर्ड क्लास, दे आर इवन नॉट अलाउड टू विजिट इन द टेम्पल और टू टेक वाटर फ्रॉम द कॉमन वेल। उनको इतनी भी परमिशन नहीं थी कि वो एक मंदिर तक जा सके। उनके टेम्पल्स अलग होते थे, उनके ड्रिंकिंग वाटर टैंक्स अलग होते थे। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा अनटचेबिलिटीज़ उनके साथ थी, इवन उनको देखना भी पसंद नहीं किया जा सकता था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अबॉलिश करके एक बेटर हम कह सकते हैं स्टेप लिया है कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करके और प्रमोट करके सोशल इक्वलिटी को। ठीक है, कि इस तरीके से क्या आ जाएगी? सोशल इक्वलिटी आ जाएगी।
And in this sense, different state governments have also taken the different measures to distribute important resources like land in a more fair manner by instituting land reforms. अब जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से अपने अपने रिफॉर्म्स किए हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, इक्वेलिटी को प्रमोट करने के लिए, लाइक द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द आफ्टर द 1971, क्योंकि उस टाइम पर जो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था, उसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया था। और उस टाइम पर काफ़ी सारी जो लैंड के जो रिफॉर्म्स हैं वो किए गए थे, लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया था, बॉन्डेड लेबर्स को हटाया गया था, राइट। तो इस तरह के काफ़ी रिफॉर्म्स किए गए थे। इन दिस वे अब इक्वेलिटी लाने के लिए, सोसाइटी में जस्टिस लाने के लिए, दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करे रिसोर्सेज का, क्योंकि लैंड इज़ ऑल्सो द रिसोर्स, ठीक है। अब किसी किसी के पास तो इतनी ज़मीनें होती थी, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो इन दिस वे क्या किया गया, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश की गई है। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही जस्ट हो गया, सबके पास इक्वल रिसोर्सेज हैं, लेकिन काफ़ी हद तक उस चीज़ को कम करने की कोशिश की गई बाय द डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट। फाइन। तो यहाँ पे आगे आपको बताया गया है कि जो डिफरेंसेस है ना ओपिनियन के अंदर ऑन द मैटर्स, जैसे कि क्या रिजर्वेशन मिलनी चाहिए एजुकेशंस या जॉब्स के अंदर, तो ये क्या करती है, कई बार ये वॉयलेंस को क्रिएट कर देती है, इट प्रमोट वॉयलेंस। एंड वी हैव ओनली टू रिमाइंड आवरसेल्व्स अबाउट द एंगर एंड इवन वॉयलेंस which has sometimes been raised by the proposal of the reservation of seat, okay, in educational institution or the government employment in our country। जो ये रिजर्वेशन का प्रावधान जो दिया गया है, कई बार हमें गुस्सा आता है इन चीज़ों को लेकर कि भाई ये क्या है, रिजर्वेशन दे दी गई है, मतलब फेयर कैंडिडेट तो पीछे रह जाते हैं। तो ये जो रिजर्वेशन की चीज़ डाली गई थी ना, ये सिर्फ जस्टिस को प्रमोट करने के लिए, ताकि जो हमारे लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जिनको बिल्कुल दबा हुआ कुचला हुआ, ठीक है ना, रोटन समझा जाता है, वो सेक्शन आगे आए, तो इक्वलिटी प्रमोट हो, जस्टिस प्रमोट हो। तो इस चीज़ के लिए जो कई बार वॉयलेंस क्रिएट हो जाता है, तो हमें उस चीज़ को, वॉयलेंस को कंट्रोल करना चाहिए। एंड एज द स्टूडेंट ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी, वी हाउ एवर शुड बी एबल टू कामली एग्जामिन द इशू इन्वॉल्व इन द टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को ढंग से समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं, सो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी, तो आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी कि ये रिजर्वेशन का जो प्रावधान था वो क्यों, किस लिए डाला गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्यों इसको डाला। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें कामली इन सब इश्यूज़ को एग्जामिन करना पड़ेगा। फाइन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। 4.3। अब जॉन रॉल्स जो एक बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं, इन द नेक्स्ट पार्ट, इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस द थ्योरी ऑफ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन put forward by the well-known political philosopher. The name of that philosopher is जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स एक फिलोसोफर रही हैं अमेरिका के, ठीक है। तो उन्होंने ये थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस। और ये थ्योरी ऑफ जस्टिस किस लिए है, मतलब क्या करने के लिए, सोसाइटी के अंदर एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिएट करने के लिए ही उन्होंने इस थ्योरी को प्रमोट किया है। तो यहाँ पे जो रॉल्स हैं वो बताते हैं कि अगर लोगों से ये पूछा जाए कि चूज़ द काइंड ऑफ सोसाइटी इन विच यू वुड लाइक टू लिव, उनसे ये कहा जाए कि आप वो सोसाइटी बताएं जिस सोसाइटी में आप रहना पसंद करोगे, ओके। तो सब क्या कहेंगे, दे आर लाइकली टू चूज़ वन इन विच द रूल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी अलॉट दैम ए प्रिविलेज पोजिशन, जहाँ पर उनको एक प्रिविलेज पोजीशन मिले, प्रिविलेजेस मिले काफ़ी, तो उसी तरह की सोसाइटी को सब चूज़ करना पसंद करेंगे, जहाँ पे उनकी जो डिग्निटी है, उनकी डिग्निटी मेंटेन रहे, उनको इक्वलिटी मिले, उनको जस्टिस मिले। कोई ये तो नहीं चाहेगा ना कि ऐसी सोसाइटी में हम जन्में या ऐसी सोसाइटी में हम रहें जहाँ पर जस्टिस ही ना हो, जहाँ पर न्याय ना हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो, जहाँ पे जो है प्रिविलेज कोई ना मिले, उनको कोई विशेष अधिकार उनको मिले ही ना। तो ऐसी सोसाइटी के अंदर रहना कोई भी पसंद नहीं करेगा। एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू पुट असाइड देयर पर्सनल इंटरेस्ट। हम किसी से ये भी नहीं कह सकते कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को तुम साइड में रख दो,
बिकॉज दिस इज़ द ह्यूमन नेचर। ओके, इंटरेस्ट एंड थिंक ऑफ ए गुड सोसाइटी, कि आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को रखो साइड में और आप सोसाइटी के बारे में सोचो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एज ए ह्यूमन बीइंग सबसे पहले तो हम अपने बारे में सोचेंगे कि हम क्या हैं, राइट। सो स्पेशली इफ बिलीव दैट देयर डिसीजंस is to going on have an attempt on kind of life or the opportunities। अगर किसी को ये कह दिया जाए, जैसे कि हम पेरेंट्स की अगर बात करें, तो पेरेंट्स हमेशा क्या चाहेंगे, अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिले कोई डिसीज़न लेने की, तो वो सबसे पहले अपने बच्चों के सिक्योर फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, बाद में सोसाइटी की सोचेंगे कि उनके बच्चों का फ्यूचर कैसा हो। द फ्यूचर शुड बी सिक्योर। ओके, एंड वी ऑफन एक्सपेक्ट पेरेंट थिंक ऑफ द सपोर्ट वॉट इज़ बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन। हमेशा यही सोचेंगे कि उनके बच्चों के लिए अच्छा क्या है, यही चीज़ें सोची जाएंगी। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कह दिया जाए कि भाई सोसाइटी के लिए कोई लॉज आप बनाएं, ठीक है, एक लॉज बनानी है और आपको पूरी सोसाइटी को ध्यान में रख के बनाना है। सो एज दिस इज़ द ह्यूमन नेचर, कि सबसे पहले हम अपने बारे में सोचेंगे। अगर हम कोई रूल रेगुलेशन बना रहे हैं, सबसे पहले हम अपने बारे में सोचेंगे, अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे। देन हम अपनी सराउंडिंग्स पे जाएंगे, अपने रिलेटिव्स के बारे में सोचेंगे। आफ्टर दैट हम सोसाइटी के उस डिसएडवांटेजेस सेक्शन के बारे में सोचेंगे जिसको हमारी ज़रूरत है। तो इसमें कोई ऐसा गलती नहीं है, ये तो ह्यूमन नेचर है कि हर कोई पहले अपने बारे में ही सोचता है कि मुझे कैसे न्याय मिले, या जो वो मैं इस तरह की कोई रूल रेगुलेशन या पॉलिसीज़ बनाऊं अगर मेरे हाथ में है और कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं है, कि फ्यूचर में वो रूल रेगुलेशन और वो पॉलिसीज़ वो मेरे लिए बेनिफिशियल हों। जैसे कि अगर मिडिल क्लास का देखा जाए तो सोचेंगे कि भाई जितना ज़्यादा टैक्स हम देते हैं, लगभग 30% टैक्स हम देते हैं, तो टैक्स से रिडक्शन हो जाए। ठीक है, इस तरह का कोई मैं पॉलिसीज़ बनाऊं जिससे हमें टैक्स कम देना पड़े, तो इस तरह की चीज़ें सोची जाएंगी। बट सच पर्सपेक्टिव्स कैन नॉट फॉर्म द बेसिक ऑफ ए थ्योरी ऑफ जस्टिस फॉर ए सोसाइटी। अगर ऐसे ही पर्सपेक्टिव्स हम रखेंगे, ऐसे ही अगर व्यूज़ हम रखेंगे, तो वो सोसाइटी को एक जस्ट एंड फेयर सोसाइटी नहीं बना सकते, एंड दैट थ्योरी कैन नॉट क्रिएट जस्टिस इन ए सोसाइटी। सो हाउ डू वी रीच ए डिसीजन दैट वुड बी बोथ फेयर एंड जस्ट। तो कैसे हम वो डिसीज़न लेके आए जो बिल्कुल फेयर एंड जस्ट हो, क्योंकि देखो ये तो ह्यूमन नेचर है। अगर हमारी जो हमारी पार्लियामेंट है, जो एमपीज़ वहाँ पे जाते हैं, तो जो नेचर हमारा है, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है, एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं, तो सबसे पहले वो अपने सेक्शन के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, फिर सोसाइटी के बारे में सोचेंगे। तो दिस इज़ द ह्यूमन नेचर। तो इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई गलती है, क्योंकि ऐसा तो मतलब नेचुरल है। तो इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए, इस चीज़ को मतलब एक तरीके से जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, जॉन रॉल्स जो बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं, उन्होंने थ्योरी दी है। ठीक है, अब वो क्या कहती हैं जॉन रॉल्स, दैट ओनली वे दैट वी कैन अराइव एट ए फेयर एंड द जस्ट रूल इज़ इफ़ वी इमेजिन आरसेल्स। अगर हम अपने आप को समझे टू बी इन ए सिचुएशन इन विच वी हैव टू मेक द डिसीज़न। देखो जो डिसीज़न हमें लेने को कहा जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बैगर्स के लिए कोई लॉज बनाने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले हम उसी सिचुएशन में अपने आप को रखेंगे। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम भी बैगर हैं, हमारी लाइफ है, हमारे पास कपड़े नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास कोई जॉब नहीं है, कोई नीटनेस नहीं है, सैनिटेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने आप को उस कंडीशन में रखें। ये नहीं सोचे कि हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहाँ हैं। तो हम उस कंडीशन में अपने आप को रखेंगे, तब हम एक जस्ट जो है वो कर पाएंगे, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हम दे पाएंगे। फाइन। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम डिसीजन करते टाइम दैट हाउ सोसाइटी वुड बी ऑर्गेनाइज्ड, कैसे, हमें कुछ भी नहीं पता सोसाइटी के बारे में। ऑल्दो वी डोंट नोज विच पोजिशन वी हैव आवर सेल्स ऑक्यूपाई इन द सोसाइटी, एंड दैट वी डोंट नो दैट वॉट काइंड ऑफ फैमिली वी वुड बी बोर्न। हमें नहीं पता कि हमें किस तरह की फैमिली में हमारा जन्म हुआ है, ये सब हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, वेदर दे आर रिच और दे आर पुअर, वेदर दे आर प्रिविलेज और द डिसएडवांटेजेस, हमें कुछ भी नहीं पता। हम एक तरीके से पूरी तरीके से अपने आप को ये सोचेंगे कि हम कुछ है ही नहीं, हम तो सिर्फ, हमें सिर्फ वही दिख रहा है जिसके लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं। तो उसको उसकी जगह पे रख के अगर हम रूल रेगुलेशंस बनाएंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे, तो वो उसके हित में होगी, तो वो उसके भले में होगी। अब यहाँ पे रोल्स जो हैं, जॉन रोल्स कहते हैं
कि ये सब चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अगर ये सब चीज़ें हम अडॉप्ट करेंगे तो ही हम जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन दे पाएंगे। अब यहाँ पर उन्होंने एक थ्योरी दी है, थ्योरी वेल ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, क्या है ये वेल ऑफ इग्नोरेंस? बेसिकली वेल का मतलब क्या होता है? वेल का मतलब होता है घूंघट। फाइन। तो यहाँ पे वेल ऑफ इग्नोरेंस है कि एक तरीके से इसका मतलब है कि आंखों पे बिल्कुल पट्टी बांध लेना। जैसे कि आंखों पे पट्टी बांध लेने के बाद बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, हम कोई नेचर नहीं देख सकते, हम कोई कलर्स नहीं देख सकते, हम अच्छा या बुरा नहीं देख सकते। इन द सेम वे अगर कोई डिसीज़न हमें इस तरह का लेना है तो वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंडर में ही लेना है कि हम तो कुछ है ही नहीं, हमें कुछ नहीं पता, वी आर कंप्लीट इग्नोरेंट, हम कुछ जानते ही नहीं हैं। राइट। तो इस तरह की सिचुएशन में, सिचुएशन ऑफ कंप्लीट इग्नोरेंस अबाउट आर पॉसिबल पोजीशन एंड द स्टेटस इन द सोसाइटी, हमें नहीं पता कि सोसाइटी के अंदर हमारी पोजीशन क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, हम कुछ भी चीज़ें ये सब नहीं जानते हैं। हमें तो डिसीज़न किसके अंडर में लेनी है? वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंडर में लेनी है। सो ईच पर्सन वुड डिसाइड in the way that generally do, that is in terms of their own interest, but since no one knows who would be and what is going to be benefit him, को नहीं जानता कि कौन सी चीज़, अगर मैं ये रूल रेगुलेशन पॉलिसी बनाऊंगा तो मुझे इससे ये बेनिफिट होगा, वो कुछ भी नहीं पता। मुझे कुछ भी नहीं पता मतलब क्योंकि मैंने क्या किया है? वेल ऑफ इग्नोरेंस को अडॉप्ट किया है एंड आई एम टेकिंग ऑल द डिसीजन अंडर द वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो मुझे कुछ पता ही नहीं कि मैं किस सोसाइटी में हूँ, क्या है क्या नहीं है, मेरा स्टेटस क्या है, किस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं रिच हूँ पुअर हूँ, ठीक है, डिसएडवांटेजेस हूँ प्रिविलेज हूँ, नथिंग, नथिंग आई नो। सो इन दिस वे हम क्या करते हैं कि इट विल क्लियर। अब ये चीज़ एक और बताई है यहाँ पे, ठीक है, देखो ये चीज़ क्लियर होती है टू ए पर्सन हु कैन रीज़न एंड थिंक फॉर हिमसेल्फ। ये उसके लिए है जो अपने बारे में सोचता है, जिनके पास पोजीशन है, जो एक प्रिविलेज फैमिली में जिनका जन्म हुआ है। अगर किसी का एक प्रिविलेज फैमिली में जन्म हुआ है तो वो सब तरह की स्पेशल अपॉर्चुनिटी को इंजॉय करेगा। लेकिन अगर किसी को अगर दुर्भाग्यपूर्ण मिसफॉर्चुनेट अगर वो किसी ऐसी फैमिली में डिसएडवांटेजेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में उसका जन्म हुआ है जिसके पास बहुत थोड़ी ही अपॉर्चुनिटी है, तो हम उसको कैसे अवेलेबल कराएं? अब ये कंट्रास्ट हमें देखना है। हमें ऐसे पर्सन को नहीं देखना कि जिसके पास सब कुछ है, हमें ऐसे पर्सन को देखना है जिसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, उसको उसकी जगह रख के सोचना है। एंड इट वुड मेक ए सेंस फॉर ईच पर्सन एक्टिंग in his or her own interest, okay, to try to think of rules of organizations that will ensure reasonable opportunities। अगर हम ऐसा सब करेंगे तो ये अटैम्प्ट क्या करेगा, ये कोशिश जो है, जो अटैम्प्ट हमने किया है फेयर और जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन देने का, दिस अटैम्प्ट विल बी सी दैट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, शेल्टर, एटलीस्ट ये सब चीज़ें तो सबके लिए अवेलेबल हो जाएं। ये तो हमें कंफर्म करना ही पड़ेगा कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं एटलीस्ट वो तो सबके लिए ही हो जाएं, जैसे कि एजुकेशन सबको मिल जाए, हेल्थ फैसिलिटी सबको मिल जाए, शेल्टर सबको मिल जाए। तो कोई भी रूल रेगुलेशन पॉलिसीज़ लाने के लिए हमें ये बेसिक नेसेसिटीज़ तो सबको प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। उस टाइम पर हमें ये नहीं सोचना है कि हम किस स्टेटस पे हैं। ओके, सो इवन दे आर नॉट पार्ट ऑफ द अपर क्लास, चाहे वो अपर क्लास के पार्ट नहीं भी हैं, ठीक है, लेकिन उनको कम से कम ये बेसिक नेसेसिटी तो ज़रूर मिले ही मिले। yes, no doubt that it is very difficult, it is of course not easy to erase our identities and to imagine oneself under a veil of ignorance। बिल्कुल सही बात है, हम ये मतलब अपनी आइडेंटिटी को छुपा देना, बिल्कुल राइट, कि हम क्या हैं, और एक वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंडर में आ जाना, दैट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। बट इट इज़ इक्वली डिफ़िकल्ट, ये इतना ही डिफ़िकल्ट है कि जैसे कि बहुत सारे पीपल टू बी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड शेयर देयर गुड फॉर्चून्स विद द स्ट्रेंजर, जितना इतना ही इक्वली डिफ़िकल्ट है जितना कि हम अपना अच्छा फॉर्चून, हम अच्छा भाग्य है किसी स्ट्रेंजर के साथ शेयर कर लें कि जिसको हम जानते ही नहीं हैं। राइट, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ हमारे हाथ में है, लेकिन हम अपने लिए कुछ ना करके दूसरों के लिए अगर हम कुछ करते हैं तो दैट इज़ द जस्टिस, एंड दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये। बट ये एक हीरोइज़म फीलिंग है, एक हीरोइज़म सेक्रीफाइस की फीलिंग को जन्म देता है।
राइट हम एक हीरो टाइप उभर के सामने आएंगे अगर हम एक जस्टिस करते हैं और हम एक उस डिसएडवांटेजेस सेक्शन को प्रमोट करते हैं, उसको अपलिफ्ट करते हैं जिसको इस टाइम पे हमारी ज़रूरत है, जो सदियों से जिसको कुछ फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ ही मिली हैं और एक गरीबी में और एक अंधकार में जो जिया है, तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए हमें वेल ऑफ इग्नोरेंस को पहनना ही पड़ेगा। एंड नो डाउट दिस इज़ वेरी क्रिटिकल कंडीशन, वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशन। फाइन, अब यहाँ पे ये कार्टून दिया गया है, ये देखते हैं। इसमें कहते हैं कि वाई डू दे से जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर लेट अगर न्याय मिला तो वो ना के बराबर है, बहुत लंबे टाइम तक, राइट। सो बिकॉज इफ़ ए डिसीजन इन ए डिस्प्यूट इज़ डिलेड, अगर कोई डिस्प्यूट है और उसका डिसीजन अगर लेट हो जाता है, टू लॉन्ग, इतना लॉन्ग, राइट, कि दैट इंजर्ड पर्सनस मे नॉट रिसीव एनी बेनिफिट, कि जिसके साथ जो विक्टिम है, जिसके साथ कोई अन्याय हुआ है, अब उसको जब उसका रिजल्ट आया है तो कोई बेनिफिट उसको मिला ही नहीं फ्रॉम द जुडिशल प्रोसीडिंग्स। इतनी प्रोसीडिंग्स में इतने साल निकल गए, इतना टाइम निकल गया, और जब उसको वो न्याय मिलना चाहिए था, जब वो न्याय मिला ही नहीं, सो व्हाट वुड बी द यूज़ ऑफ गेटिंग ए डिसीजन, तो क्या यूज़ रह जाएगा उस डिसीजन का। ओके, सो इन वंस फेवर आफ्टर वन इज़ डेड, हो सकता है कि वो मरी जाए, जिसके फेवर में डिसीजन सुनाया गया है, उसकी मौत के बाद उसकी हियरिंग हो और उसका डिसीजन आए, तो ऐसे डिसीजन का फ़ायदा ही क्या है। दैट इज़ वाई इट इज़ सैड दैट जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो बेसिकली यहाँ पे वही चीज़ आ जाती है कि हम जो कर रहे हैं, अगर कोई पोजीशन कोई पावर हमें मिलती है तो हमें प्रॉपर जस्टिस को प्रमोट करना चाहिए, जस्टिस सबके लिए होना चाहिए, और इस तरीके की जस्टिस होना चाहिए जिसके अंदर कोई मनी का कोई रोल ना हो, जहाँ पे कोई पावर का रोल ना हो, मसल्स पावर का रोल ना हो। तो इस तरह की जस्टिस को हमें बेसिकली फॉलो करना चाहिए। फाइन, अब लास्ट पैराग्राफ में बेसिकली आपको यही बताया गया है इस टॉपिक के कि वेयरिंग ऑफ इमेजिन वेल ऑफ इग्नोरेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन अराइविंग एट ए सिस्टम ऑफ द फेयर लॉज एंड पॉलिसीज़। ये पहला सिस्टम है, पहला स्टेप है कि वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंडर में आना और हमें इसको इमेजिन करना। ठीक है, ये अपने आप में ही काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसकी इमेजिनेशन ही इतनी डिफ़िकल्ट है। और जब इसको हम प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, बट इट इज़ द बेस्ट मेथड टू क्रिएट जस्टिस। ओके, इट कैन क्रिएट वंडर, ये वंडर क्रिएट कर सकता है। ये सुपर्ब और ज़बरदस्त मेथड है वेल ऑफ इग्नोरेंस, द थ्योरी बाय गिवन बाय जॉन रॉल्स, जिसके थ्रू हम जस्टिस क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर। ओके, in this way we can uplift the poor section of the society, poor, depressed class, scheduled caste, scheduled tribes, okay, beggars, इन सबको ऊपर उठाने के लिए, uplift करने के लिए, the people can be uplifted through this system. This system is in the interest of the justice. Fine, we can say that. And at last we can say that it would be the interest of all the society, पूरे society के interest में as a whole, should benefit from the rules and the policies that are decided, and no not just any particular section. जो इसके अंदर फ़ायदा होता है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को ही नहीं होता। अगर हम वेल ऑफ इग्नोरेंस में कोई डिसीजन लेते हैं, ये थ्योरी अगर अडॉप्ट की जाती है, ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन दिस, लेकिन अगर ये थ्योरी अडॉप्ट की जाती है वेल ऑफ इग्नोरेंस, तो पूरी सोसाइटी का भला होता है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारा लोअर कास्ट का ही भला होगा या फिर जो डिसएडवांटेजेस सेक्शन है उनका ही भला होगा, बल्कि सबका भला होगा, सबको एक ही नज़र से देखा जाएगा। फाइन, सो सच फेयरनेस वुड बी द आउटकम ऑफ द रेशनल एक्शन, एंड दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस। Okay, so with this we have completed this topic, the theory of Rawls, and in the next part we will continue the rest part of the chapter. So thank you, have a nice day.